अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के फंक्शन में तशरीफ लाए और इस फंक्शन को कामयाब किया। मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम में आने की ख्वाहिश जाहिर की और वो आए और उन्होंने आज हमें बहुत ही इज़्ज़त बख्शी। और मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर्स के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के फ़ोन किए। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बेहतर करे, मैं भी उन लोगों के लिए दुआ हूँ। आज मैं आपके लिए एक और अपना केस पेश कर रहा हूँ। कहते हैं कि जो हक समझता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो हक समझता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि कुछ हाथ पकाने के लिए होते हैं और कुछ हाथ खाने के लिए होते हैं। और मैं आज सुबह से इस चीज़ का इजहार देख रहा हूँ कि ये जो 2 लाइनें पट्टी बैठी हैं ये माशाल्लाह सुबह से हाथ चला रही हैं रोटियां पकाने के लिए, और उधर वाले बेशक देख रहे हैं चुप करके कि कौन क्या कहता है। आप हॉल में नहीं बैठे, आप लोगों की प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं आपके सामने आज एक केस पेश कर रहा हूँ और उसका टॉपिक जो मैंने रखा है कि रोल ऑफ होम्योपैथी इन क्लिनिकली अनडायग्नोज्ड केस बाय 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ एलोपैथ्स। सर्विसेज हॉस्पिटल में ये केस एडमिट हुआ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में चलते हुए ये केस बेड नंबर 1 सिमाब आसिफ सर्जिकल आईसीयू में ये पेशेंट था जिस वक्त मुझे बुलाया गया देखने के लिए। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर 133571। सर F5 बताएं। F5 आ जाए जरा। नहीं सर F5 ये जो मेडिकल इमरजेंसी में इस पेशेंट की हिस्ट्री लिखी गई, माइल्जिया, फीवर, प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग वीकनेस। उन्होंने उसका लंबर पंक्चर किया, उसमें से CSF लिया, CT स्कैन किया उसका, और उन्होंने एक सजेशन दी कि इसको GB सिंड्रोम है। और इस GB सिंड्रोम की जो काज है वो अननोन है, जिसको आम रूटीन में एलोपैथी कहती है इडियोपैथिक। वो तमाम केसेस आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं जिन केसेस की अभी तक मेडिकल लाइन डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं कर सकी, उसकी काजेटिव फैक्टर नहीं ढूंढ सकी, तो वो उनके लिए एक टेक्निकली लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाता है? इडियोपैथिक। इडियट होता है ना, उसी से इडियोपैथिक कि इसकी कोई कॉज अभी तक सामने नहीं आ सकी। अब थोड़ा सा GB सिंड्रोम देख लें कि ज्ञान बर्रे ये GB सिंड्रोम है, और इस कायनात में इस वक्त जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आप सिंड्रोम्स का कभी सर्च करके देखें गूगल पे तो सैकड़ों हजारों इस वक्त तक सिंड्रोम जो है ना वो हो चुके हैं डिक्लेयर्ड। ज्ञान बर्रे
is problem with nervous system, causes muscular weakness, loss of reflexes or numbness or tingling in arm and other parts of the body. मैं आपको शुरू में ये केस बता देता हूँ. केस क्या था कि बिलो द नेक पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज थी. कोई उसमें किसी किस्म का कोई मोटर सिस्टम का जो रिफ्लेक्स है वो नहीं था. ऑल्दो सेंसेशन वाज देयर, लेकिन बिलो द नेक टोटल पैरालिसिस था. और उस पैरालिसिस के हवाले से मेडिकल इमरजेंसी वालों ने उसको जीबी सिंड्रोम कह के तो सर्जिकल यूनिट की तरफ रेफर किया. और जीबी सिंड्रोम, ज्ञान बड़े सिंड्रोम में आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम विद नर्वस सिस्टम और मस्कुलर वीकनेस उसमें बहुत ज्यादा है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस है, नंबनेस है और टिगलिंग इन आर्म्स है, और इट कैन कॉज पैरालिसिस एंड लीड टू डेथ. और ये जीबी सिंड्रोम जो है, जिसको एक नर्वस सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहते हैं, ये पैरालिसिस है और ये डेथ कॉज कर सकता है. लिटरेचर क्या कहता है कि नर्व्स आर अटैक्ड बाय बॉडीज ओन डिफेंस सिस्टम, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. और इस वक्त तक एलोपैथी भी इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जो है ना वो जानती है. और आप लोगों को पता है, एलोपैथ डॉक्टर जुबैर साहब बैठे हैं और बहुत सारे लोग यकीनन ये जानते होंगे कि जहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज का जिक्र आता है तो वहाँ पे एलोपैथी क्या समझती है कि दीज पेशेंट्स आर इनक्योरेबल, इनकी किसी किस्म की कोई क्योरेबिलिटी की कोई चांसेस नहीं होते. दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. इन जीबी सिंड्रोम इम्यून सिस्टम अटैक द कवरिंग माइलिन शीथ, जो आपकी नर्व्स की कवरिंग जो माइलिन शीट्स हैं जो आपको टच सेंसेशन देती हैं, और उसके मुकाबले में जैसे आप कोई हाथ रखते हैं तो आपको कोई सुई चुभोता है या आपके नज़दीक कोई आग करता है तो आप फौरन वो नर्व शीट्स के रिएक्शन के तौर पर आप वापस हाथ खींचते हैं. तो इनके अंदर वो सिस्टम जो है ना वो वीक हो चुका होता है. ऑफ सर्टन नर्व दिस कॉज नर्व डैमेज. और माइलिन शीट की जीबी सिंड्रोम में इस नर्वस सिस्टम के अटैक की वजह से नर्व जो है ना वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको किसी भी किस्म की कोई फीलिंग नहीं होती. सर्जिकल आईसीयू में जब ये केस मेडिकल इमरजेंसी से शिफ्ट किया गया, उन्होंने उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा. मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है कि अ मेथड मैकेनिकली असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग. बहुत सारे लोगों को शायद ये जिंदगी में तजर्बा हुआ होगा कि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जो पेशेंट्स चले जाते हैं, एक तो उनको वेंटिलेटर पे वो रखते हैं और एक इसका आर्टिफिशियल सा तरीका होता है, वो एक बैलून सा दे देते हैं, उसको कहते हैं कि जी आप प्रेस करते चले जाएं और उसका आर्टिफिशियली जो है ना वो ब्रीदिंग उसकी स्टार्ट रखते हैं. इसके साथ सर्जिकल आईसीयू ने अपनी एक डायग्नोसिस उसको दे दी. उन्होंने कहा कि जी सस्पिशन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, कि वो जो जीबी सिंड्रोम, ज्ञान बड़े सिंड्रोम, जो मेडिकल इमरजेंसी वालों ने सस्पिशन में शक जाहिर किया था कि इसको शायद ये है, सर्जिकल इमरजेंसी वालों ने जीबी सिंड्रोम की बजाय उन्होंने अपनी सजेशन दी, सस्पिशन जाहिर किया. और हमेशा याद रखें कि इस पे लिखा हुआ एसओ. आपको भी मेडिकल आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, उसका मतलब होता है सस्पिशन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस. अब थोड़ा सा माइस्थीनिया ग्रेविस को अगर मद्देनजर रखें, सामने देखें, तो यहाँ पे है फटीगेबिलिटी, बहुत ज्यादा थकावट. मसल्स बिकम प्रोग्रेसिवली वीकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्टिविटी एंड इम्प्रूव आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट. इंसान जब वर्किंग कंडीशन में होता है उस वक्त उसके बहुत सारे जो एबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, जबकि जब वो थोड़ा सा रेस्ट करता है तो उसकी एबिलिटीज वापस आ जाती हैं. मसल्स दैट कंट्रोल आई एंड आईलिड मूवमेंट्स, facial expressions, chewing, talking and swallowing are especially affected. ये माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम है जो सस्पिशन जाहिर किया सर्जिकल यूनिट वालों ने. जबकि मैंने आपको बताया कि बिलो द नेक उसको पैरालिसिस था, उसकी मूवमेंट्स नहीं थी. अपर द नेक हेड में और ये सारी सेंसेशन बकल कैविटी में, आईज में, उसके माउथ में, उसकी बाकी किसी किस्म की कोई फीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो इसमें
जो सस्पिशन उन्होंने जाहिर किया माइस्थीनिया ग्रेवस में, क्योंकि उसमें फटेकेबिलिटी तो थी, प्रोग्रेसिवली वीकनेस तो थी, लेकिन जो मसल कंट्रोल ऑफ आई और आईलिड था ये नहीं था, इसलिए इनका ये जो सस्पिशन है मेडिकल इमरजेंसी वालों ने वो भी कहा कि जी ऐसा नहीं है। द मसल्स दैट कंट्रोल ब्रीदिंग एंड नेक एंड लैम मूवमेंट्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड। और माइस्थीनिया ग्रेवस में भी जिस तरह सुबह भी बात हो रही थी कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट चला जाता है, तो इसमें भी यही था कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट में वो बच्ची जरूर चली गई जिसकी वजह से उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखना पड़ा, लेकिन जो उसकी बाकी जो चीजें थी वो माइस्थीनिया ग्रेवस की नहीं थी। माइस्थीनिया ग्रेवस के चंद एक और सिम्टम, द ऑनसेट ऑफ द डिसऑर्डर कैन बी सडन। द फर्स्ट नोटिसेबल सिम्टम इज वीकनेस ऑफ द आई मसल and in other difficulty in swallowing and slurred speech may be first sign। ये इसलिए यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेवस का सस्पिशन खत्म हो गया कि ना तो उसको स्पीच में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी, ना को आई मसल में उसकी किसी किस्म की कोई वीकनेस थी, ना उसमें कोटोसिस था। द डिग्री ऑफ मसल्स वीकनेस इन्वॉल्व इन माइस्थीनिया ग्रेवस समटाइम इंक्लूडिंग दोज दैट कंट्रोल ब्रीदिंग आर अफेक्टेड। ये तो हकीकत है कि उस बच्ची में उस वक्त जो मस्कुलर रेस्पिरेटरी अरेस्ट था वो उसमें मौजूद था। इसमें माइस्थीनिया ग्रेवस में जो मेजर सिम्टम है उनमें है टोसिस, आंखों के ऊपर वाले फोटो का गिरना, डिप्लोपिया, नजर की खराबी, डिस्फेजिया कि जब वो कोई चीज खाते हैं निकलते हैं तो उस वक्त उनको दर्द होता है, डिसआर्थरिया, इम्पेयर्ड स्पीच, जबकि जब मैंने उस बच्ची को देखा तो उस वक्त वो बच्ची बिल्कुल मेंटली नॉर्मल थी और नॉर्मल बातें कर रही थी, उसमें ये डिसऑर्थरिया वाली कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी। पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स अकर, और ये उस बच्ची को उस वक्त हो चुका था, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में वो बच्ची जा चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो है ना वो सस्पिशन जाहिर किया। सर्जिकल आईसीयू वालों ने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ये केस भेजा, उनको कॉल की, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने साइकेट्री वालों को कॉल की, और ये सारी कॉल्स आपस में जब एक दूसरे के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन की, नो क्लू वाज फाउंड फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स। मेडिकल वालों ने, सर्जिकल वालों ने, न्यूरोलॉजी वालों ने, साइकेट्री वालों ने, और इन सब ने मिलकर उनको एक ऑप्शन दी कि आप पैथोलॉजिकली इसकी सारी रिपोर्ट्स दोबारा करवाएं। और पैथोलॉजिकली रिपोर्ट्स जब आई तो वो सारी की सारी नॉर्मल थी। इसमें कोई बताएगा ये कैसे वापस जाएगा? इश्तिहाक आना मैं आपको उन डिपार्टमेंट्स की कुछ वो रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूं ताकि क्लियर हो जाए बात। ये है जी सिमाब आसिफ, ये सर्जिकल यूनिट वालों का रिकॉर्ड है, बेड नंबर 1, और कॉल फोल्डर है जो उन्होंने कॉल जो उन्होंने मुख्तलिफ अपने डिपार्टमेंट्स को कॉल की। यहाँ पे आप देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है कि 17 ईयर फीमेल, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर MRN लिखा हुआ, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर 133571, प्रेजेंटेड टू विद हिस्ट्री ऑफ myalgia and fever one day, progressively examining weakness, and there are signs of lower motor neuron lesions, areflexia और paraplegia, और यहाँ पे उन्होंने देखा कि इंक्लूड GB सिंड्रोम। मेडिकल यूनिट वालों ने कहा कि ये बच्ची मेडिकल इसमें प्रॉब्लम में है कि इसको GB सिंड्रोम है, जबकि जब उन्होंने कॉल सर्जिकल वालों को की तो सर्जिकल वालों को ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है कि कॉल फ्रॉम सर्जिकल ICU टू मेडिकल इमरजेंसी, कि मेडिकल इमरजेंसी ने पहले ये केस सर्जिकल ICU में भेजे, अब सर्जिकल ICU वाले दोबारा अपने उस डायग्नोसिस को कंप्लीट करवाने के लिए उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी को दोबारा कहा कि आप आए, हमारे पास ये जो बच्ची है इसको हमने चेक कर लिया है,
लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें जो आपने जीबी सिंड्रोम की कही हैं वो नहीं है, जबकि इसमें ये आप देखें यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे कर्सर है उन्होंने कहा कि जीबी सिंड्रोम और माइस्थीनिया ग्रेविस इन दोनों में से कोई है, आप इसको दोबारा जो है ना वो करें, इसकी तशखीस दोबारा करें। उसके बाद सर्जिकल मेडिकल यूनिट 4 वालों ने दोबारा कॉल की, ये देखें मेडिकल यूनिट 4 को, और उसके बाद सर्जिकल आईसीयू ने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, ये देखें सर्जिकल आईसीयू सर्विसेज हॉस्पिटल, ये देखें सर्जिकल आईसीयू ने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा, और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में नीचे जाके देखें लिखे एडवाइज्ड साइकेट्री कंसल्टेशन, आपको नजर आ रहा है ये नीचे, ये देखें उन्होंने न्यूरोलॉजी वालों ने कहा कि इसका साइकेट्री कंसल्टेशन करें, इसको साइकेट्री में दिखाएं। और साइकेट्री वालों के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास साइकेट्री में इसकी किसी किस्म की कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई साइकोलॉजिकली सिम्टम्स नहीं है, इसलिए इसको आप लोग जो है ना वो पैथोलॉजिकली देखें। अब जब पैथोलॉजिकली देखा गया तो इसकी सीबीसी करवाई गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आई कि इसकी एचबी आप देखें कि 8.3 है, आपको नजर आ रहा है 8.3 एचबी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी सारे के सारे जितने भी उसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल हैं। उन्होंने इसके कार्डियक एंजाइम करवाए, जिसमें ये देखें क्रिएटिनिन काइनेज 142 नॉर्मल है, और सीकेएमबी ये नॉर्मल है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस के टेस्ट उन्होंने करवाए, ये सारे के सारे फास्फोरस और ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल थी। जब उन्होंने यूरिन एनालिसिस करवाया तो यूरिन एनालिसिस में भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और उसके बाद उन्होंने लिवर और ये सारे टेस्ट करवाए, शायद आपको यहाँ पे ये देखें कि सोडियम 131 है और पोटाशियम 3.2 है, इसमें भी यूरिया 16 है, क्रेटिनिन 0.6 है। सीएसएफ इन्होंने चेक करवाया, सीएसएफ में उन्होंने कहा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड कंटेमिनेशन, नो मैलिग्नेंट सेल सीन, ये भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद रह क्या जाता है, अब वो केस ऑलमोस्ट उन लोगों के हाथ से निकलता है। अच्छा, लैब इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गई तो उस वक्त सब डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ये फैसला किया कि दिस केस इज रिमेन अनडायग्नोज्ड। 5 डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने ये मुतफिका तौर पर फैसला किया कि पूरी दुनिया में हमारे पास एलोपैथी में इस बच्ची की किसी किस्म की कोई भी डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं है। और उन्होंने ये डिसाइड किया 10 दिन के बाद, जब ये लैब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और नॉर्मल आ रही थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि हमारे सर से ये जो बोझ है वो उतर जाए। अक्सर औकात आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब कुछ करने को नहीं होता तो यकीनन इंसान उस चीज़ से जान छुड़ाता है। यहाँ पर आज सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के प्लेटफॉर्म से हम एक नई तारीख रकम करने के लिए जा रहे हैं। आज तक हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ मुख्तलिफ अपने जो सिस्टम्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी मुखालफत रहती है। हम एक दूसरे को बहुत बुरा भला भी कहते हैं, किसी किस्म की कोई एक्सेप्टेंस एक दूसरे की नहीं है। लेकिन जहाँ बहुत सारे होम्योपैथ्स
पॉजिटिव माइंड रखते हैं और वो होम्योपैथी की अजमत के साथ साथ एलोपैथी की भी अजमत को समझते हैं। आपने देखा कि ये विद इन 10 डेज जितनी भी कॉल्स एक दूसरे महकमे को, एक दूसरे डिपार्टमेंट को रिसीव हुई, वो सब के सब लोगों ने एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी डायग्नोसिस कंप्लीट करके वापस उस डिपार्टमेंट को की। ये एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है इंसानियत के लिए। वो ठीक है, जब डायग्नोसिस कंप्लीट हुआ है, कोई क्लू सामने नहीं है, उन्होंने कहा सॉरी, क्योंकि एलोपैथी टोटल चलती ही डायग्नोसिस पे है, और जब डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं हो सका तो उनके पास कोई, क्योंकि यहाँ पे होम्योपैथी का एक तरह इम्तियाज है। मैंने पिछले लेक्चर में भी जब ये डेंगू के हवाले से हमने किया था, स्टूडेंट्स को खासतौर पर मैंने ये बात की थी कि दुनिया में एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को लेके दुनिया कोई भी उसको नाम दे ले, उसको कहे अनडायग्नोज्ड, उसको कहे प्योर रेड सेल एप्लीजिया, उसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा कहे, उसको स्वाइन फ्लू कहे, उसको एड्स कहे, उसको व्हाटसोएवर कोई भी नाम दे ले, लेकिन उस बीमारी में एक ग्रुप ऑफ सिम्टम मौजूद होता है और होम्योपैथी के पास भी एक ग्रुप ऑफ सिम्टम। इसलिए जब वहां से अनडायग्नोज हो जाता है तो वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होम्योपैथी के अंदर मौजूद होता है। आज मेरी खुशकिस्मती कि जिस हस्ती ने मुझे ये केस रेफर किया, मैंने उस हस्ती को आज तकलीफ दी है। डॉक्टर मुबारक अहमद MBBS डॉक्टर हैं और इन्होंने डिप्लोमा इन मेडिकल ज्यूरिस्पोंडेंस किया हुआ है। इस वक्त MPhil कर रहे हैं फोरेंसिक मेडिसिन में और टॉक्सिकोलॉजी में। जिस वक्त इन्होंने ये केस मुझे रेफर किया था, उस वक्त डॉक्टर साहब फोरेंसिक डिपार्टमेंट, मेडिको लीगल डिपार्टमेंट के हेड थे सर्विसेज हॉस्पिटल में, और ये सर्विसेज हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स भी आपने देखी। इन्होंने मुझे कॉल की क्योंकि इनसे बहुत पुराना तल्लक था और मेरी ये खुशकिस्मती और इनकी ये अजमत कि इन्होंने मेरे पास आज तक सैकड़ों केस भेजे डेथ बेड से, ऑपरेशन बेड से इन्होंने मेरे पास पेशेंट उठा के भेजे कि जाओ अपनी ज़िंदगी बचाओ और होम्योपैथी इलाज करवाओ। और मैं अपने उस कायनात के मालिक का करोड़ अरब शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात ने हमेशा मैं डॉक्टर मुबारक साहब को यहाँ आने की दावत दूंगा कि वो यहाँ इस केस की यहाँ तक की जो डायग्नोसिस है उसके हवाले से आके अपने अल्फाज का थोड़ा सा इजहार करें। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर उनका आना आप लोगों के लिए बेहतर है तो चंद सेकंड के लिए अपनी सीटों को छोड़ दें और इनके इजहार में अगर खड़े हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी। डॉक्टर मुबारक अहमद। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये सारी हकीकत उन्होंने तफसील से बता दी है। ये बच्ची मेरी भतीजे की बेटी है। मैं उस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में खुद भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था। ज़ाती मसला था और वाकई अनडायग्नोज था। डॉक्टर्स ने उन्होंने यही कहा था कि हम इनको फारिग कर देते हैं, आप इनको घर ले जाइए, हमारे पास हल नहीं है। मैं उस हॉस्पिटल में होते हुए सबको मिला गिला सब कुछ किया, जो पॉसिबल एफर्ट्स थे वो की। फिर मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की और इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, बच्ची इस काबिल नहीं है कि वो वहाँ आपके पास क्लिनिक में लाई जा सके। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ये आए, इन्होंने बच्ची को देखा और ट्रीटमेंट शुरू हुई। विद इन 2 to 3 डेज उसमें एक बेहतर इम्प्रूवमेंट काफ़ी थी कि हम घर जाने के काबिल हो गए, क्लिनिक में जाने के काबिल। वहाँ माइस्थीनिया ग्रेविस, GB सिंड्रोम, मुख्तलिफ मायोपैथीज के नाम लिए गए कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन एलोपैथी में जो सिस्टम है, मजबूरी है कि वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को लेके एक करेक्टरिस्टिक नाम देना चाहते हैं उनको, तो वो किसी नाम पे फिट नहीं हो रहा था वो सारा। इसलिए वो आखिर में यही हुआ डिसाइड कीजिए हमारे पास कोई हल नहीं है। मुख्तलिफ एफर्ट्स की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन वो किसी भी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कोई नाम नहीं दिया इस तरह जो प्रॉपर उस पर फिट होता। तो ये सूरत हाल थी। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, मैं इनका अक्सर शुक्रिया अदा करता रहता हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह।
तुम आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, तुम आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, मौसम के फरिश्ते से मेरी बात हुई है। और यकीनन ये तुर्रा इम्तियाज होम्योपैथी का है और मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर मुबारक साहब को, इन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि मुझे भी अपनी बिरादरी में अब शामिल कर लें। मैं आप लोगों की एक बार फिर भरपूर तालियों में डॉक्टर बासी साहब से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर मुबारक साहब की इस ख्वाहिश पे अमल करते हुए प्लीज उनको होम्योपैथी सिस्टम की रजिस्ट्रेशन अनायत की जाए ताकि वो हमारी इस बिरादरी में शामिल हो सके। क्या आप लोग राजी हैं? देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से मैंने आज के इस टॉपिक का नाम रखा रोल ऑफ होम्योपैथी इन एन अनडायग्नोज्ड केस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 5 डिपार्टमेंट्स अरबों डॉलर सालाना की इन्वेस्टमेंट के बाद वो अनडायग्नोज्ड किसी केस को कर दें, इतनी हैवी मशीनरी, इतनी हैवी स्टडी, इतने हैवी प्रोफेसर, इतनी बड़ी तनख्वाहें, और वहाँ पर मुझ जैसा एक हकीर होम्योपैथी का तालिब इल्म जब पेशेंट देखने गया होगा तो उस वक्त उसकी क्या कंडीशन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एक केस देखता हूँ। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको एक केस CMH का दिखाया था, अल्लाह ने उसमें भी शिफा दी थी। अब जब मैं गया तो उसमें फर्स्ट इनिशियली जो मुझे कंप्लेंट्स बताई गई वो कंप्लेंट्स ये थी जनरलाइज्ड पेन। तो आम रूटीन में बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती थी जिसको मायल्जिया कहा जाता है। ऑल ओवर द बॉडी बिलो द नेक, मैंने आपको पहले बताया है कि नेक से नीचे नीचे इस बच्ची को प्रॉब्लम था और नेक से ऊपर नहीं था। ऑल कंप्लेंट्स स्टार्ट फ्रॉम लिम्स स्पेशली पेन। एक कंप्लेंट ये थी कि बच्ची 17 साल की बच्ची है, माशाल्लाह जवान है, जब वो चलती है तो उस वक्त उसकी टांगों में दर्द होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन हुई कि वो बच्ची बिल्कुल चलते चलते गिरने लगी। मोस्ट मार्क्ड ऑन बोथ एक्सट्रीमिटीज। और ये जो वीकनेस है और दर्द है ये दोनों अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज में था, बाजुओं में भी और टांगों में भी। Numbness increased gradually from both feet and spread upward to extremities. पाँव के नाखून से numbness स्टार्ट होती है और वो ग्रेजुअली अपर एक्सट्रीमिटीज पे जाती है एंड अपर बॉडी पे जाती है, जिसकी वजह से मस्कुलर पावर जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। और इस मस्कुलर वीकनेस की वजह से बहुत ही शदीद कमजोरी और लॉस ऑफ पावर, जैसे बिल्कुल जिस्म की जान खत्म हो रही है। पीछे आवाज आ रही है मेरी? जिनको नहीं आ रही वो हाथ खड़ा कर लें। सबको आ रही है? चलें, जज़ाकल्लाह। She can't even step on both feet, fell down. हत्ता के ये प्रोग्रेसली वीकनेस इतनी ज्यादा हो गई कि वो एक स्टेप भी नहीं ले सकती थी, अपनी टांगों के ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकती थी। Weakness increased gradually and involved respiratory muscles. और ये वीकनेस इस हद तक बढ़ती गई कि उस वीकनेस ने जाके रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, और जब रेस्पिरेटरी मसल्स में वो वीकनेस आ गई उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा गया। शी वॉज गॉन इन रेस्पिरेटरी अरेस्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट वॉज गिवन। अब जब मैं गया वहाँ पे फिजिकली ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत थी कि इनके साथ 2-3 स्टाफ के मेंबर थे, एक डॉक्टर साहब थे, पूरे मोहब्बत और प्रोटोकॉल के साथ इन्होंने मुझे वो पेशेंट दिखाई। मैंने जब उस बच्ची को देखा, शी वॉज इन हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट 10 डेज। और आप देखें कि हमारा सिस्टम हॉस्पिटल्स का मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा कि 10 डेज में उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स के कॉल करके
तो उन सब डिपार्टमेंट से राय ले ली। ये इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें वो नहीं है कि दिल छोटा करने वाली। उस सिस्टम को भी अप्रिशिएट हमें करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा सिस्टम है और वो भी इंसानियत की फलाह का बहुत बड़ा इदारा है। और अगर वो सिस्टम ना होता तो शायद इस तरह के केस होम्योपैथी को ना मिलते और होम्योपैथी की अजमत का झंडा ऊपर ना होता। ये भी हकीकत है। She was on bed and movements of the body below the neck was absent. बिल्कुल नॉर्मल बच्ची पड़ी हुई थी, लेकिन जब उससे मूवमेंट के बारे में पूछा गया तो बिलो द नेक किसी किस्म की मूवमेंट नहीं थी, जबकि वो बच्ची बोल भी सही रही है। जब उसको यूरिन आता था वो बता देती थी, पॉट में यूरिन करवाया जाता था। जब उसको स्टूल पास होने की हाजत होती थी वो बता देती थी, उसमें पॉट में उसको जो है ना स्टूल पास करवाया जाता था। सेंसेशन वाज नॉर्मल, आप हाथ लगाते हैं वो बताती है कि जी हाँ आपने मुझे हाथ लगाया। हाउएवर हर बॉडी सेंसेशन वाज नॉर्मल बट पैरालाइटिक स्टेट। उसको ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म बिल्कुल, क्योंकि मोटर सिस्टम जो था डिफरेंट नर्व जो थी वो काम नहीं कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग एंड अपीयर्ड मेंटली नॉर्मल। और दिस कंडीशन स्टार्टेड फ्रॉम नमनेस ऑफ लोअर लिम्स। और ये जो नमनेस है ये ग्रेजुअली अपर पार्ट की तरफ जो है ना वो प्रोग्रेस की। शी हैड सम स्ट्रेस ऑफ ब्रीथिंग। वेंटिलेशन पे रखने के बावजूद जब मैंने उसको बच्ची को देखा उस वक्त भी वो कह रही थी कि मुझे मेरे मसल्स में, रेस्पिरेटरी मसल्स में और चेस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। पेन ऑल ओवर द बॉडी एंड अनएबल टू वॉक। मैंने कहा बच्चे उठ के चलो, कहती डॉक्टर कैसे चलो, मेरे तो जिस्म में जान ही नहीं है। इवन कॉन्ट सिट एंड स्टैंड। बैठना भी उसके लिए नामुमकिन था, खड़ा होना भी उस बच्ची के लिए नामुमकिन था। हर फेस वाज स्लाइटली स्वोलन। मे बी आप लोगों को पता है कि जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कंप्लीशन के कंडीशन में नहीं आती, एचबी उसका लो हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो ऑल्टरनेटली बॉडी का जो फेस अपीयरेंस है वो कैसी हो जाती है, साइनोटिक। ठीक है जी। अब ये जो डॉक्टर ने मुझे उसकी हिस्ट्री बताई जो मैंने ऑब्जर्व की, उस हिस्ट्री के बाद डॉक्टर को मैंने कहा जी इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा कि मेडिसिन जो है ना वो आप तक पहुंच जाए। सैटरडे का वो दिन था, मेरी उस दिन छुट्टी थी। शाम को मैं बैठता हूँ, फ्राइडे को सॉरी, शाम को मैंने डॉक्टर साहब को मेडिसिन बना के, मुझे याद है कि सैटरडे मॉर्निंग में इनको मैंने डिलीवर की थी। और जो सिम्टोमेटिक अप्रोच थी ये आप होम्योपैथी को हम टच कर रहे हैं। ग्रेट मस्कुलर वीकनेस ऑन अटेम्प्टिंग टू वॉक। The patient suffered from a feeling as though his feet were made of lead। ऐसा फील होता था उसको कि जैसे उसके पाँव बहुत भारी हैं, जैसे शीशा है। इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि वो चल नहीं सकती। Staggered on fall from the refusal of his knees to support them। ये को प्लीज कर दे, इसकी जरा ये ट्यून सही कर दे ताकि इसकी ये जो शोर हो रहा है कोई ऐसा बंदा कि उसके जो नीज थे वो उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जब चलती थी तो वो गिर जाती थी, स्टैगर करती थी। सफर विद अ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग वीकनेस एंड पैरालिसिस फाइनली अमाउंटिंग टू कंप्लीट पैरालिसिस। जिस तरह ये बच्ची पड़ी हुई थी कि जिस्म उसका बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वीकनेस प्रोग्रेस करती है और इस हद तक मस्कुलर वीकनेस हो जाती है कि टोटली पैरालिसिस अपीयर होता है। वीकनेस, पावरलेसनेस, प्रोस्ट्रेशन, लेम फीलिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द एक्सट्रीमिटी। अब आपको मैंने बताया कि जब उन्होंने ज्ञान बरे सिंड्रोम का बताया उसमें भी पूरी की पूरी कंप्लीशन उनके सिम्टम्स की नहीं आई। और जब मैंने आपको माइस्थीनिया ग्रेवस का बताया है तो उसमें भी कंप्लीशन नहीं थी उनके उस जो सिस्टम में जो पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने उस शक का इजहार ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारी जो होम्योपैथिक अप्रोच है उसमें जो हमारी सिम्टम्स आ रही हैं कि वीकनेस, पावरलेसनेस, प्रोस्ट्रेशन, लेम फीलिंग एंड पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। सिर्फ एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहा है वो,
उस अपर लेवल की, हेड की, नेक की बात नहीं कर रहा। पैरालिसिस फर्स्ट ऑफ लोअर देन अपर एक्सट्रीमिटी, कि लोअर एक्सट्रीमिटी से पैरालिसिस स्टार्ट होता है और वो क्या करता है, स्प्रेड टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इसको 2 मिनट बंद कर दें। आसिफ आप इसको प्लीज 2 मिनट बंद कर दें ताकि तवज्जो लोगों की। ट्रेम्बलिंग ऑफ ऑल लिम्स, bruised feeling of all joints. Limbs are paralyzed first, but the whole system of voluntary motor nerve is ultimately affected. कि पहले जो है वो लिम्स पैरालाइज्ड होती हैं और इस लिम्स के पैरालाइज होने के बाद पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है। एक प्राइमरीली and chiefly on the end organs of the motor nerves, or death comes by cessation of respiratory movement. कि जिस तरह वो बच्ची रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चली गई और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे उसको रखा गया और अब भी वो इस तरह फील कर रही है कि बहुत ज़्यादा बोझ है, मुझे सांस कंप्लीट नहीं आ रहा। और हमारी ये जो मेडिसिन है जिसके मैंने ये आपको होम्योपैथिक अप्रोच के हवाले से सिम्टम बताए हैं, एक्ट एज ए प्योर पैरालाइजर, कि ये मेडिसिन टोटली प्योर पैरालाइज बंदे को कर देती है और उसमें खास तौर पर जो इफेक्ट होता है वो इफरेंट नर्व और मोटर नर्व्स का है। और इस बच्ची में टोटल कंडीशन यही है कि उसकी इफरेंट नर्व डिस्टर्ब है और उसका मोटर सिस्टम सारे का सारा जाम हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट खत्म हो गई। ये जो डॉक्टर बराज खान साहब सुबह बता रहे थे कि जब पॉइजन दिया गया सोक्रेट्स को तो वो कौन सा था, कोनियम, ठीक है। हैविंग वॉक्ड अबाउट, जब उसको ये जहर दिया गया तो जहर देने वाले ने उसको जब चलाया और चला के उसके पाँव दबाए, उसके पूछा कि हाँ जी आपको कुछ फीलिंग्स हो रही हैं, तो उसने कहा जी कि नहीं। फिर उसकी थाइस को दबाया, उसने कोई फीलिंग हो रही है, उसने कहा जी नहीं। और ही प्रेस्ड हिज थाइज एंड दस गोइंग हायर, तो उस सोक्रेट्स ने आगे से ये कहा कि जब ये पॉइजन मेरे दिल तक पहुंच जाएगा तो मैं क्या कर जाऊंगा, मर जाऊंगा। सो जब मटीरिया मेडिका प्योरा को मैंने कंसल्ट किया, इन मटीरिया मेडिका की रूब्रिक्स के बाद 290 से 294 रूब्रिक्स नंबर थे और उसका पेज नंबर है 537। बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि जी डॉक्टर्स आते हैं, अपना इल्म झाड़ते हैं और कुछ भी नहीं बताते कि कौन सी बुक थी, कौन सा उसका सोर्स था, कौन सा कुछ था। तो मैंने सोचा कि आज आपके सामने ये भी सोर्स रखा जाए। एमएमपी मटीरिया मेडिका प्योरा रूब्रिक नंबर 290 एंड 294 पेज 537, वीकनेस ऑफ द होल बॉडी। ये आगे क्या लिखा हुआ है, वाइट। आप बता सकते हैं कि मटीरिया मेडिका प्योरा में जब किसी रूब्रिक के आगे कोई नाम लिखा होता है तो उसका क्या मतलब है, डॉक्टर ताहिर साहब? कि जिस पे प्रूव किया गया, जिन लोगों पे प्रूविंग की गई। ये वाइट वो शख्स था जिसके ऊपर ये सिम्टम प्रूव हुआ, सिंकिंग ऑफ ऑल फोर्सेस, स्टॉर्क, पैरालिसिस। ये दो तरह के एंट्री है, एक ANDR-Y एंट्री और एक ANDR-E। इन पे ये हुआ कि इनको कंप्लीट जो है ना वो पैरालिसिस हुआ। आफ्टर अ शॉर्ट वॉक ही फील्स वेरी एग्जॉस्टेड and fatigued as if paralyzed after 10 hours। ये एक उसमें हानीमन ने उस प्रूवर के हिसाब से एक पूरा टाइम लिखा हुआ था कि 10 घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो चल रहा था पेशेंट, चलते चलते उसकी जो सारी की सारी एनर्जी थी वो क्या हुई, वेस्ट हुई और वो क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, सिंकपी, लैंगी, कि उसका सांस बिल्कुल क्या हो गया, तंग हो गया। एंड स्वेलिंग ऑन फेस रूब्रिक नंबर 57, लैंग्वेज, फेस ब्लूइश एंड स्वोलन रूब्रिक नंबर 58। और इसके जो प्रूविंग जिस पे हुई उसका क्या नाम था, स्टॉर्क। एंड मेडिसिन वाज कोनियम मैक्यूलेटम।
जिसका अभी आपने पहले डॉक्टर बनारस साहब से भी जिक्र इसका सुना। कोनियम 1 की मैंने इसको एक डोज दी और इस पेशेंट को इन बिटवीन मैंने सैटरडे मॉर्निंग में डॉक्टर साहब को ये डोज डिलीवर की और संडे को छुट्टी थी। मंडे को डॉक्टर साहब का मुझे फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब उन्होंने ज़बरदस्ती बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि आपके पास लेके आएँ, क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना है, जो डॉक्टर साहब की तो छुट्टी थी उस दिन, कि पेरेंट्स का कहना है कि माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी हो गई है। मुझे याद था, मुझे लगता है सिर्फ ये 2 लाइनें सुन रही हैं, उधर आवाज़ नहीं जा रही, नहीं जा रही ना, नहीं। या फिर आप होम्योपैथी को इस काबिल नहीं समझते कि 10 घंटों में आना चाहिए रिजल्ट, ऐसा है? मेरा ख्याल है मैं जुबैर साहब से कहता हूँ कि आइंदा हैवी रोटी ना खिलाया करें, सिर्फ सूखे चावल देते करें ताकि ताड़ियाँ तो मार सके बंदा। तो मंडे को डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, तो हम क्योंकि इधर से हमें डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, तो हम डॉक्टर साहब को विजिट करना चाहते हैं। मंडे की इवनिंग में मैंने इनको कहा डॉक्टर साहब को कि आप बेशक उनको मेरी तरफ भिजवाएं, और पहली बार मैंने उस बच्ची की जो मंडे को वीडियो बनाई वो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ अंदाज़ा होगा। ये देखिए, ये आफ्टर 48 आवर्स इस बच्ची की ये हालत थी। इस बच्ची ने अपना थोड़ी थोड़ी इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई, आवाज़ नहीं आ रही, इसके आवाज़ के साथ साथ आप देखें कि वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे इस हवाले से यकीन था कि मटीरिया मेडिका प्योरा ने लिखा था कि 10 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतरी आनी चाहिए, जबकि 48 आवर्स के बाद आप देख रहे हैं जिसको दुनियाए तिब ने, जो इस वक्त पूरी राज है, नहीं सब अखा खोल के बैठो मैंने पोटेंसी बताई है, ठीक है जी। 1 डोज कोनियम 1 की। अच्छा, इसके विजिट इसी तरह होते रहे। देखें उसका हाथ अभी भी पूरा नहीं उठ रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और ये जस्ट 48 आवर्स में, सैटरडे मॉर्निंग से लेके तकरीबन को 9 साढ़े 9 बजे से, और मंडे की इवनिंग तकरीबन को 6:30 से 7 बजे ये लोग मेरे पास आए थे। अच्छा, क्योंकि मुझे पीछे से ऑर्डर आ गया है कि ज़रा जल्दी करें। तकरीबन कोई 20 दिन के बाद इस बच्ची की ये दोबारा ज़रा देखें वीडियो, आप उसका रिदम देखें कि कितनी तेज़ी से उस बच्ची ने पीछे टांगें खींची हैं, और इसका हाथ देखें कि आप वो किस हद तक तेज़ी से ऊपर उठाएगी और अपनी मुट्ठी को खोलेगी। इसमें शायद कोई सिस्टम का कोई डिस्टर्बेंस है, वरना इसमें वो आवाज़ भी पूरी जो है ना वो आ रही है। ये देखें, अब वो बच्ची अपना हाथ पूरा खोल लिया उसने, जबकि पहले आपने देखा है तो हाथ ये देखें, अब ये पूरा हाथ ऊपर उठा रही है, ये देखें। और ये देखिएगा ज़रा, होम्योपैथी दुनिया की बेहतरीन पैथी इस हवाले से है कि आप 15 दिन के बाद इस बच्चे का रिजल्ट देखें। ये वो पैथी है जिसने उन लोगों को जिंदगी की उस डगर पे चलाया जिन लोगों को दुनिया तिब ने इस वक्त लाइलाज करार दिया। जी, यहाँ पे मेरे ख्याल शायद कोई नेट का कोई इसकी प्रॉब्लम है जिस वजह थोड़ी सी स्लो चल रही है। अब ये देखिए कि ये बच्ची
इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में, इसको थोड़ा सा अभी नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा फील हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन वो जो कंडीशन थी कि अनडायग्नोज्ड, हाँ जी, जो शहर बसते ने तो चक्के भी यकीनन आते ने। खालिद सिद्दीक साहब का कहना है जनाब ये भी तो दसो दवाई करी दी थी, और किसकी दी दवाई, चले आप बताएं। एक बेहतरीन क्लैपिंग होनी चाहिए मसूद के नाम पे और खालिद साहब की। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें प्राउड फील होता है मसूद की प्रोडक्ट्स यूज करके। और इसके साथ एक और इसकी वीडियो देखें। मेरे ख्याल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है शायद, जिसकी वजह से ना ये बहुत स्लो चल रही है। जी बिल्कुल, सिर्फ 10 मिनट। चलो ये आपने देख लिया। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो था, कुछ दिन के बाद ये वीडियो आपने देख ली। 15-20 दिन के बाद तकरीबन जब इस बच्ची ने दोबारा मुझे विजिट किया तो इसकी कुछ कंप्लेंट्स दोबारा सामने आई। कंटिन्यू प्रोग्रेस वाज ऑब्जर्व, और नीचे आ जाए कि फीलिंग इन लोअर लिम्स इन ऑन द 4th विजिट, माइल्ड रिमेनिंग कंप्लेंट्स, स्लाइट पेन्स इन बॉडी, washed by touch and bruised feeling, yawning without sleep, sleepy but can't sleep, especially in evening। जब इसको स्टडी किया गया और मटीरिया मेडिका की रूब्रिक्स प्योरा में भी देखी गई, पेज 515 रूब्रिक नंबर 515, पेज नंबर 108, all limbs are affected, a kind of paralytic pain in all joints as if bruised on moving, and after 8 hours इसकी ये symptoms appear हुई। और ये मेडिसिन थी आर्निका। उसके बाद इसको आर्निका 3x लिक्विड बना के मैंने दिया कि 10 कतरे सुबह दोपहर शाम पीते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तकरीबन कोई 2.5 महीने के अरसे में ये बच्ची टोटली नॉर्मल थी और अपने उस नॉर्मल कंडीशन में ये हम देखें। और इसके बाद मैं 2 मिनट सिर्फ डॉक्टर साहब के दोबारा व्यूज़ लूँगा। ये देखें, ये बच्ची इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल अल्लाह ताला की रहमत से। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़ेदारी बात बताऊँ, मैंने इस बच्ची से एक क्वेश्चन किया तो बच्चे आप मेरे पास कोई 4 विजिट कर चुके हो तो आपने एक ही सूट पहना हुआ है। उसने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा जी मेरा ये यकीन है कि जब आप मुझे देखने आए थे मैंने यही सूट पहना हुआ था और मैं इसी सूट के साथ ठीक होंगी। और इसके बाद इसको थोड़ी सी वीकनेस अभी मौजूद थी। और ये पता कौन सा मियाज में, कोई बताएगा? कि एक ही चीज पे टिके रहना, कभी चेंज नहीं लानी। सोरा, वेरी गुड। मैं एट द एंड अपने इस केस के हवाले से डॉक्टर मुबारक साहब को दोबारा थोड़ी सी रहमत दूंगा कि वो आए और इस बात की तस्दीक भी करें और ये बताएं कि इस वक्त तक बच्ची को 3 साल हो गए हैं मुझे ट्रीट किए हुए, इस वक्त बच्ची की क्या कंडीशन है। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर मुबारक अहमद को गुजारिश करूँगा। डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब तक बच्ची नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। उल्टी के इन्फेक्शन के छोटा मोटा मसला कभी कभार वसूल का हो, कोई ऐसा वो पुराना जो मसला था वो कभी रिटर्न नहीं हुआ, अभी तक ठीक है बच्ची। और इनसे वक्तन वक्त मैं अपने बच्चों के लिए भी, दूसरे बच्चों के लिए भी इनसे राब्ते में रहता हूँ, इनसे मेडिसिन लेता हूँ। मेरा बच्चा छोटा, उसको अस्थमा था शुरू में, अब तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उस वक्त भी उसको नेबुलाइज करना, मेडिसिन देना, डॉक्टर साहब खुद भी करता था, लेकिन मुश्किल हाल नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने उस पर तवज्जो दी और माशाल्लाह ने उसको विश्वास।
होम्योपैथी के हवाले से सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा कि कमाल का पीर है इश्क, कमाल का पीर है इश्क, छोड़ दिया मुरीद करके। अस्सलामु अलैकुम।